वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा यूनिट जो चल रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसका एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड जो है ये बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कुछ और नाम है। सबसे पहले इसको हम नाम देते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इसको हम इट्स आल्सो नोन एज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, और इट्स आल्सो नोन एज throne of immunity। throne of immunity मीन्स हो गया, throne मीन्स हो गया एक पर्टिकुलर प्लेस, बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑर्गन है विच इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर इम्यूनिटी। इट इज रिलेटेड विथ आवर इम्यूनिटी। जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, डायरेक्टली ये ग्लैंड हमारे इम्यून सिस्टम के साथ रिलेट है। ओके, तो इसके बाद हम क्या लेते हैं, सबसे पहले इसकी लोकेशन, कहां पे हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लैंड कहां पे लोकेट किया गया है, ठीक है। अगर मैं दिस इज द ट्रेकिया। जब ट्रेकिया बाइफरकेट होता है हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर इनटू टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में जो जगह है उस स्पेस का नाम है मीडियल स्टीनल स्पेस। मीडियल स्पेस। ओके, ये मिडल स्टीनल स्पेस जो है यहां पे हार्ट बैठा है। दिस इज द हार्ट हियर। ओके, इन बिटवीन द टू लंग्स। हार्ट जो है इसके एंटीरियर साइड में यहां पे एक बाइलोब्ड ग्लैंड बैठा है। हियर ऑन द एंटीरियर साइड, ऑन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट, इस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। ओके, तो अगर हमें इसकी लोकेशन बोलनी होगी, क्या मैं लिख सकता हूं, इट इज लोकेटेड बनीथ, इट इज लोकेटेड अंडर द स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोलते हैं जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन के डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। मैं लिखूंगा इट इज प्रेजेंट इन द डोर्सल साइड ऑफ स्टर्नम बोन, डोर्सल साइड ऑफ स्टर्नम बोन ऑन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट, ऑन एंटीरियर पोर्शन ऑफ जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर बैठा है ये ग्लैंड, इन बिटवीन द टू लंग्स बिलो द स्टर्नम। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द थाइमस ग्लैंड। ओके, तो अगर हम यहां पे इसकी बात करेंगे, इसकी वेट की बात करेंगे, व्हाट अबाउट द वेट, इसका वेट कितना है अडल्ट्स के अंदर, ठीक है। इट इज जनरली 5 ग्राम्स इन वेट। अगर हम इसका ऑरिजिन देखेंगे, ठीक है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्मल ऑरिजिन, हमने ये सुना है ये 3 टर्म्स जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन जो इस ग्लैंड का ऑरिजिन है दैट इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, दैट इज 3 जर्म लेयर्स में से ये एंडोडर्म लेयर से ये ऑरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा, इट इज वेल मॉडिफाइड, इट इज वेल डेवलप्ड इन द चिल्ड्रंस। जो 20 साल तक जो अडल्ट्स होते हैं उनमें ये मोर प्रोमिनेंट है। मैं लिखूंगा दिस इज मोर प्रोमिनेंट इन चिल्ड्रन के अंदर ये मोर प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो इट रिड्यूसेस, दैट इज ये डिजेनरेट होता है जैसे जैसे एक चाइल्ड अटेन करता है एज ऑफ मैच्योरिटी, जैसे जैसे एक चाइल्ड अडल्टहुड क्रॉस करता है, यानी कि जैसे जैसे एक अडल्ट बुढ़ापे की तरफ जाता है, ओल्ड एज की तरफ जाता है,
वैसे ही ये ग्लैंड जो है इसके अपने साइज में रिड्यूस होता है, कम होता जा रहा है। इसी में यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा, इट रिड्यूसेस ग्रेजुअली रिड्यूस होता है ये इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर, ओल्ड एज के पर्सन्स के अंदर ये ग्रेजुअली रिड्यूस होता जा रहा है। अगर हम यहाँ पे ओल्ड एज का थाइमस ग्लैंड देखेंगे, वो आपको जस्ट लाइक ए स्ट्रिंग जैसे आपको मिलेगा। इट लुक्स लाइक ए स्ट्रिंग, जैसे एक धागा जैसा रहता है, यहाँ पे ये डिजेनरेट होता है, ऐसे ही डिजेनरेट होता है, लास्ट पे एक धागा जैसा रहता है। और जो ये स्पेस यहाँ पे बची, फॉर एग्जांपल अगर बच्चों के अंदर ये ग्लैंड इतना साइज का था, लेकिन जैसे ही हमने अडल्ट्स में देखा, ओल्ड एज में देखा, ये एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी। लेकिन बाकी जो जगह है वहां पे क्या वो खाली बैठती है? फिर नहीं, वो खाली नहीं बैठती है, वहां पे डिपॉजिट होता है यहाँ पे कुछ फैट, इस तरह से। दैट मीन्स ओल्ड एज के अंदर जो स्पेस यहाँ पे बचती है, जैसे ही ये ग्लैंड डिजेनरेट होता है, यहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस थाइमस ग्लैंड। नाउ इसके बाद आप आते हैं स्ट्रक्चर पे। व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर, कैसे देखने को ये मिलता है, कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। स्ट्रक्चर इसका जो है, इट इज इलोंगेटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इलोंगेटेड है ये। ओके, जब मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड, सबसे पहले ये देखने में कैसे हमें लगता है, ठीक है, इट इज लॉन्ग लीफ लाइक इन स्ट्रक्चर, इन अपीयरेंस में ये लीफ लाइक दिखता है। और मैं इसको देखता हूं तो ये हमें बाइलोबड, दिस इज द बाइलोबड स्ट्रक्चर, बाइलोबड स्ट्रक्चरल ग्लैंड। बाइलोबड मीन्स इसके दो लोब है, जैसे हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, थायराइड ग्लैंड के भी दो लोब्स थे। इसी तरह ये जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर बैठा है ये, वहां पे भी इसके दो लोब्स होते हैं। तो दिखने में कैसे लगेगा हमें ये, इफ दिस इज द स्टर्नल बोन, इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो ऐसे देखने को मिलेगा ये द बाइलोबड स्ट्रक्चर। और ईच लोब के अंदर छोटे छोटे लॉब्यूल्स होते हैं। दीज आर द लॉब्यूल्स जो मैं बनाता हूं, दीज आर द लॉब्यूल्स। और जो मैंने बड़े दो स्ट्रक्चर बनाए लीफ लाइक, दीज आर द लोब्स। तो यहां पे दिस इज नोन एज द लोब फर्स्ट एंड दिस इज नोन एज द लोब नंबर सेकेंड, फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब। ओके, नाउ अब हमें इसका सेक्शन देखना है, इसके अंदर क्या चीजें बैठी है। जब भी हम सेक्शन देखते हैं किसी चीज का, तो हम एक टिश्यू लेते हैं, ओके, सेक्शन काटते हैं इस ग्लैंड का। जब हम इसका टिश्यू लेते हैं तो बाहर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखते हैं, अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप। जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज द सेक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड का एक सेक्शन हमने लिया है। तो यहां पे इसमें हम देखेंगे, हियर आर द टू पार्ट्स। इस ग्लैंड के अंदर हमें दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। वन इज द आउटर पार्ट, दिस इज द आउटर पार्ट और नोन एज द कॉर्टेक्स, while as this is the inner part known as the medulla. Okay, cortex and medulla मैं लिखूंगा। the outer is dark in color, dark है ये, okay, outer region है ये, is known as cortex, okay, cortex। लेकिन जब मैं इसका दूसरा वाला पार्ट देखता हूं, this is the inner known as medulla। अगर ये डार्क इन कलर है तो दिस इज लाइट इन कलर, लाइट इन कलर। एक और चीज देखने को आपको यहां पे मिलेगा, जो आउटर कॉर्टेक्स है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, हैव लिम्फोसाइट्स, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। लेकिन जो इनर मेडुला रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स नोन एज रेटिकुलर सेल्स, रेटिकुलर सेल्स or also known as the thymic cells, thymic cells। और इनका एक और नाम है corpuscles of Hassels,
क्लियर? सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट का नाम है हैसल। हैसल ने उनको डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई किया था थाइमस ग्लैंड के अंदर इन सेल्स को, तो उसने अपने ही नाम पे उनको ये नाम रखा है कि कॉर्पस कलोम्बस सेल्स ऑफ हैसिल्स, जो हैसल ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किए थे, इसलिए इनका एक और नाम है कॉर्पस कलोम्बस ऑफ हैसिल्स। और इन सेल्स को हम नाम देते हैं थाइमिक सेल्स, इन्हीं को हम नाम देते हैं रेटिकुलर सेल्स। ओके, तो ये कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं? ऑन द इन द इनर मेडुला पार्ट ऑफ द थाइमस ग्लैंड। ऐसे ये सेल्स बैठे, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के ये डार्क जैसे सर्कल बनाए, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द रेटिकुलर सेल्स। ओके, इसके ऊपर यहाँ पे इसका कैप्सूल रहता है। दिस इज द आउटर कैप्सूल, दिस इज द आउटर कैप्सूल मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है कि इसलिए ये कनेक्ट रखता है हमारे जो ये हमारा ग्लैंड है, इसको कनेक्ट रखता है हमारे थोरैसिक कैविटी के साथ। ओके, तो मैं बात करता हूं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस ओनली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, लोब 1, लोब 2। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हर एक लोब के 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज द इनर मेडुला एंड सेकंड इज द आउटर कॉर्टेक्स, सेकंड इज द इनर मेडुला। 2 पार्ट्स होते हैं ईच लोब के। इस तरह ये हमारा ये भी लोब हम देखेंगे, इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर इज द मेडुला। ठीक है, नाउ जो थाइमिक सेल्स है, सर आपने बोला ये थाइमिक सेल्स इंपॉर्टेंट सेल्स है, क्लियर? These are sometimes known as these are the phagocytic cells of the thymus gland. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा which of the following types of cells are phagocytic cells of thymus gland, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा these cells are known as the reticular cells or thymic cells or corpuscular cells। तो ये phagocytic in nature है, phagocytic in nature, इनका नेचर है phagocytic cells। अगर ये phagocytic cells है, that means these cells must play an important role in our immune system। तो immune system के अंदर एक कैसे important role play करता है? by releasing an important hormone, that hormone is known as the thymosin, thymosin hormone। उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे थाइमस ग्लैंड का, थाइमोसिन हार्मोन। इसी हार्मोन का एक दूसरा नाम है थाइमिन, थाइमिन हार्मोन, THYMIN। ये वो थायमिन नहीं है नाइट्रोजन बेस की थायमिन, ये थाइमिन है। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन और थाइमिन हार्मोन आर रिलीज्ड बाय द थाइमिक सेल्स और रेटिकुलर सेल्स ऑफ द मेडुला पार्ट ऑफ द थाइमस ग्लैंड। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि जो ये थाइमोसिन हार्मोन है, व्हाट एक्चुअली द रोल इज प्लेड बाय इट, कौन सा रोल प्ले करता है। ओके, तो रोल ऑफ द थाइमोसिन हार्मोन, ये स्ट्रक्चर था हमारा, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे फंक्शन और रोल ऑफ द थाइमोसिन हार्मोन। नाउ function of thymosin hormone, function of thymosin hormone। जो थाइमोसिन हार्मोन है वो एक्चुअल में क्या फंक्शन प्ले करता है? अगर मैं सबसे पहला रोल इसका देखूंगा यहाँ पे, इसका फर्स्ट रोल जो है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम की बैकबोन इसको कहा जाता है, इस थाइमोसिन हार्मोन को। क्यों? बिकॉज इट स्टिमुलेट्स, ये स्टिमुलेट करता है द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। याद रखना, इट स्टिमुलेट्स द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स है उनकी मैच्योरिटी करता है, ये उनको मैच्योर बनाता है। क्यों इनको मैच्योर होना जरूरी है? आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं वो सबसे पहले इमैच्योर होती है, क्लियर? और मैच्योर होने के लिए बहुत सारे सेल्स जो है अपने अपने सोर्सेज में चले जाते हैं। इसी तरह एक टाइप ऑफ सेल है हमारे ब्लड के अंदर, उनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं, वन इज द टी लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज द बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट इनको इसीलिए बोलते हैं कि ये लिम्फोसाइट जब इमैच्योर होते हैं, छोटे होते हैं, ये चले जाते हैं इस थाइमस ग्लैंड के अंदर बिफोर एंटरिंग इन द ब्लड। ब्लड में जाने से पहले ये सेल्स थाइमस ग्लैंड के पास जाती है और थाइमस ग्लैंड में इनका थाइमोसिन हार्मोन है, वो इनको मैच्योर करके ब्लड के अंदर भेजते हैं। ओके, जैसे ही ये मैच्योर सेल्स ब्लड के अंदर आते हैं, नाउ दीज मैच्योर सेल्स
इन द थाइमस ग्लैंड एंटर्स इन द ब्लड, यहाँ पे ये अब अपना रोल प्ले करेंगे। हमेशा याद रखना, जब तक ना टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो जाएगी तब तक ये अपना रोल प्ले नहीं करेगी। तो जब ये मैच्योर होगी तो कौन सा रोल प्ले करेगी ब्लड के अंदर? These cells produces substance, एक substance प्रोड्यूस करते हैं, उस substance का नाम है cytokines। They release cytokine। cytokines क्या है सर? These are nothing, कुछ नहीं है ये, फिर क्या है? कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो इन मैच्योर टी लिम्फोसाइट से सिक्रीट होते हैं, जैसे बंदूक से गोलियां निकलती हैं। ठीक है, गोलियों को हम यूज करते हैं एनिमी को मारने के लिए। इसी तरह ये टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं। उसी केमिकल मॉलिक्यूल का नाम है साइटोकाइन्स। ये साइटोकाइन्स क्या है? दीज फाइट्स अगेंस्ट द पैथोजेंस। जो भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन, जिसको हम नाम देते हैं एंटीजन, बाहर से आया हुआ प्रोटीन, बाहर से आया हुआ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह रहता है, तो ये साइटोकाइनेस जो है ये फटक से रिलीज होते हैं और ये उनके खिलाफ वहां पे एक्शन करते हैं। इन साइटोकाइनेस को कौन रिलीज करता है? मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। जब ये टी लिम्फोसाइट्स इमैच्योर होते हैं तो उनसे साइटोकाइनेस रिलीज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ये स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टिमुलेशन द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो इससे क्या होता है? जो फाइट्स अगेंस्ट एंटीजन, तो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। दैट मींस द एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ये एक्टिवेट करता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है बॉडी के अंदर जो सेल्स के द्वारा होती है। सेल्स के द्वारा कुछ ऐसे केमिकल प्रोटीन, कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जो फाइट करते हैं अगेंस्ट द एंटीजेंस। ओके, इसका मेन इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी रोल है। रोल नंबर सेकंड, अगर हम इसके रोल नंबर सेकंड की बात करेंगे, थाइमोसिन क्या करता है? इट आल्सो एक्टिवेट्स द ह्यूमरल इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। आल्सो activates the humoral immune system of the body। तो यहां पे एक और इम्यून सिस्टम आ गया हमारे पास, दैट इज द ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल इम्यून सिस्टम एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम? ये जो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम है, यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ एंटीबॉडीज किया जाता है, दैट इज रिलीज ऑफ एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या है? ये बॉडी का फौज है, जैसे कि सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, जो सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये एंटीबॉडीज जाके फिर एंटीजन के खिलाफ लड़ते हैं। अगर एंटीबॉडीज के खिलाफ हमारा एंटीजन के खिलाफ एक्शन किया जाएगा तो ऐसे इम्यूनिटी को हम नाम देते हैं ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। ये ह्यूमरल इम्यून सिस्टम की कौन एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी के अंदर? दैट इज द थाइमोसिन हार्मोन। रोल नंबर थर्ड यहाँ पे इसका हम देखेंगे। थर्ड रोल क्या है इसका? अगर हम चाइल्ड्स के अंदर देखेंगे, इट इनहेबिट्स द मैच्योरेशन। ओके, सेक्सुअल मैच्योरिटी को ये इनहिबिट करके रखता है। मैं लिखूंगा रोल नंबर थर्ड, इट आल्सो इनहिबिट्स द सेक्सुअल मैच्योरिटी इन चिल्ड्रन के अंदर ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को इनहिबिट करके रखता है, दबा के रखता है। जब तक ये चाइल्ड जो है अटेन्स द एज ऑफ मैच्योरेशन, तब तक इसके जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो भी ऐसे ग्लैंड्स हैं, जो भी ऐसे हार्मोन्स हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी मेंटेन रखता है, ये ग्लैंड जो है, ये हार्मोन जो है, उन ग्लैंड्स को सप्रेस करके रखता है, इनहिबिट करके रखता है, ताकि वो हार्मोन रिलीज तब तक ना हो जाए जब तक ना इसकी मैच्योरिटी, इस चाइल्ड की मैच्योरिटी आ जाए। ओके, एक इंपॉर्टेंट, एक सेकेंडरी रोल, इंपॉर्टेंट रोल। रोल नंबर 4, अगर हम अडल्ट्स में बात करेंगे तो ये एक्सेलरेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योरिटी। इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन अडल्ट्स।
अडल्ट्स के अंदर ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है आदमी को, तब जाके यही हार्मोन वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो डाउट इसके लिए एक्स अलग से सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, वो भी प्राइमरी रोल करते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी रोल उनके लिए प्ले करता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। इसके अलावा एक और रोल है, रोल नंबर 4, इट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एजिंग प्रोसेस ऑफ द अडल्ट्स। एजिंग प्रोसेस, जो भी एजिंग आती है वो आती है बाय द डिजेनरेशन। अभी मैंने बोला जैसे ही अडल्ट्स में एज आगे आगे जा रही है, ठीक है, बट आदमी जो है वो ग्रोथ करता जा रहा है, उसका जो थाइमस ग्लैंड है वो डिजेनरेट होता है। जैसे जैसे थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट हो जाएगा, उसका जो हार्मोन थाइमोसिन है वो कम होता जाएगा। जैसे वो कम होता जाएगा तो हमारे मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स कम हो जाएगी, दैट मींस इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं जो हमारे बुजुर्ग आदमी होते हैं, ओल्ड पर्सन होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है वीक होता है। क्यों? उसके लिए रीजन ये है कि उनका जो थाइमस ग्लैंड है वो डिजेनरेट होता है, वहां पे थाइमोसिन हार्मोन रिलीज कम होता है या नहीं रिलीज होता है, इसलिए उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है। और इम्यून सिस्टम वीक होने के बावजूद यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी एंटीजन आएगा, कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर आएगा और वो किल करेगा उसके नॉर्मल सेल्स को, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो ज्यादा एपोप्टोसिस पे जाएंगे और एजिंग प्रोसेस में एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस थाइमस ग्लैंड और थाइमोसिन हार्मोन। नाउ लास्ट पोर्शन जो हम पढ़ते हैं दैट इज द डेफिशिएंसी डिजीजेस और डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। क्या है डेफिशिएंसी और डिजीज का? अगर थाइमोसिन हार्मोन, दिस इज द थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन इसकी डेफिशिएंसी या इसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा? इसका दो तरीके यहां पे डिसऑर्डर्स के, वन इज द हाइपोसिक्रीशन, सेकंड इज द हाइपरसिक्रीशन। दोनों में यहां पे मेंशन करूंगा। वन इज नोन एज द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन हार्मोन, सेकंड इज द हाइपरसिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन का ज्यादा सिक्रेट होना नॉर्मल से या थाइमोसिन का कम सिक्रेट होना नॉर्मल से, दोनों को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, अगर हाइपोसिक्रीशन होगी उसका काज क्या है? उसका काज ये है या तो थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट हुआ है अर्ली एज में, क्लियर, या तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आई उसको रिमूव करना पड़ा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लो लेवल ऑफ थाइमोसिन की लेवल जो है ब्लड के अंदर वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं रिमूवल की बात करूंगा, रिमूवल ऑफ थाइमस या डिस्ट्रक्शन ऑफ थाइमस जब डिस्ट्रॉय होता है, रिमूव होता है, तो उसको हम बोलते हैं लिम्फेडेनोपैथी। AIMPT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द लिम्फोपैथी, क्लियर। उसमें सिंपली बोला गया था व्हाट इज लिम्फोपैथी। और दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लिम्फोएडेनोपैथी इज रिलेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। कौन से ग्लैंड के साथ ये टर्म जो है ये रिलेट है? अगर हम थाइमस ग्लैंड को रिमूव करेंगे या उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, उस टर्म को हम नाम देते हैं लिम्फेडेनोपैथी। ओके, लिम्फेडेनोपैथी। तो इससे क्या होगा, लिम्फेडेनोपैथी से लेवल ऑफ थाइमस जो है वो कम हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी इम्यूनिटी है इट बिकम्स वीक। ओके, इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक, वो वीक हो जाएगा। जैसे कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स नहीं हुआ, जो टी लिम्फोसाइट्स हमारे पैथोजेंस के खिलाफ लड़ते थे। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक होगा तो डिजीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा अटैक करेंगे, ये पर्सन जो है ज्यादातर बीमार पड़ता रहेगा। ओके, तो बहुत सारे इन्फेक्शन को अटैक कर सकते हैं। नाउ द हाइपर सिक्रीशन, अगर इसका सिक्रीशन नॉर्मल से ज्यादा हो गया, उसमें भी वो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो हाइपर सिक्रीशन क्या होगा, नॉर्मल लेवल से अगर इसका सिक्रीशन बहुत ही ज्यादा आ गया चाइल्ड के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या होता है, देयर इज द रिलीज ऑफ मोर एंटीबॉडीज। मैंने अभी बोला
कि ये जो हार्मोन है इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द रिलीज ऑफ एंटीबॉडीज, जो हमारा ह्यूमरल इम्यून सिस्टम बनाता है। जैसे ही बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नॉर्मल से ज्यादा बनते हैं तो ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन के खिलाफ काम करना शुरू करते हैं, हमारे ऑर्गन के खिलाफ, हमारे सेल्स के खिलाफ, हमारे टिश्यूज के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एंटीबॉडीज आते हैं हमारे मसल सेल्स के ऊपर बैठते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द मसल सेल, ओके, ये मसल सेल है, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं कोई भी केमिकल हार्मोन रिलीज करने के लिए, रिसीव करने के लिए। ये एंटीबॉडीज आके यहाँ पे ये बैठते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जैसे ये इसके ऊपर बैठे तो इन्होंने इसका जो रिसेप्शन वाला साइट है, जो इसका रिसीविंग साइड है, वो उसको ब्लॉक किया। कैसे, क्यों ब्लॉक किया, कि यहाँ से आने वाला था एक और केमिकल सब्सटेंस, इसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, वो इस पे आके बैठेगा, इसको एक्टिवेट करेगा और ये सेल जो है नॉर्मल फंक्शन करेगी। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर के बदले कौन आया यहाँ पे, एंटीबॉडीज आए। जैसे ही एंटीबॉडीज के ऊपर बैठे तो ये मसल सेल जो है, मसल सेल जो है ये अपनी एक्टिविटी लॉस करेगी, ये अपना फंक्शन लॉस करेगा। ओके, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, मसल्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस, एमजी डिजीज उसका हम नाम देते हैं। दिस इज द ऑटो इम्यून डिजीज, याद रखना, दिस इज द ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स हो गया ऐसी डिजीज जिस डिजीज के अंदर हमारी सेल्स हमारे बॉडी के खिलाफ लड़ते हैं। ओके, जैसे कि एक फैमिली मेंबर है, अगर एक फैमिली मेंबर का आदमी अपने ही बाप के खिलाफ, अपने ही फैमिली के खिलाफ लड़ेगा तो वो फैमिली वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वो फैमिली तरक्की नहीं करेगी। इसी तरह अगर हमारे ही सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे ही इम्यून सेल्स हमारे ही ऑर्गन्स के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे एक सेट ऑफ डिजीज होता है, उसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज। इसी तरह से मायस्थीनिया ग्रेविस का भी एक काज है hyper secretion of thymus gland. This is also an autoimmune disease. Okay, so this was all about the thymus gland, इसका structure, इसका हार्मोन, इसका रोल, इसके deficiency disorders। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दूसरा ग्लैंड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।